जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, लाभ हानि समायोजन खाता। इस प्रश्न की जो मुख्य विशेषता है वह है साझेदारी समझौते के अभाव में हमें लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। आइए हम प्रश्न समझते हैं। 1 अप्रैल 2017 को नीतू और रानू क्रमशः 20,000 रुपया और 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 रुपया ऋण दिया। उस वर्ष का लाभ 5,240 रुपये है। साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, जबकि 31 मार्च 2018 को वर्ष समाप्त होता है। तो इस प्रश्न में आप देखें, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो जब प्रश्न में साझेदारी समझौते का अभाव यह वाक्यांश आया है, तब हमें कुछ विशेष नियम इसमें लागू करते हुए प्रश्न हल करना है। तो जब साझेदारी समझौते का अभाव होता है, तब इसमें सबसे पहला जो नियम लगता है कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। दूसरा इसमें जो नियम लगता है वह है साझेदारों ने यदि कोई ऋण दिया है फर्म को, तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। इसमें हमें अवधि का विशेष ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि ऋण देने की तिथि से खाते बंद करने तक की तिथि का हमें ध्यान रखते हुए ऋण पर ब्याज देना है। अगला जो तीसरा नियम है वह इस तरह से है कि किसी भी साझेदार को वेतन या कोई भी पारिश्रमिक, कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाएगा। और चौथा जो नियम है इसका वह है सभी साझेदारों को लाभ या हानि जो भी उनको मिलता है वह बराबर बराबर मिलता है। जी हाँ, लाभ और हानि समान रूप से इसमें बांटा जाता है। तो ये नियमों का ध्यान रखते हुए में बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता। तो इसमें देखें आप, सबसे पहले प्रश्न में लिखा हुआ है उनका लाभ 5,240 रुपया है, जिसे हमने लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में लिखा है 5,240, ये इस तरह से। अब हम देखेंगे कि नीतू ने फर्म को 4,000 रुपये का ऋण दिया है, जो कि लिखा है उसी दिन, अर्थात 1 अप्रैल 2017 को, जिस दिन उन्होंने पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। तो यह 4,000 का 6% हो जाता है 240 रुपया। अब जैसा कि हमने बताया था कि ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना वेतन पारिश्रमिक दिया जाएगा, और इस प्रश्न में है भी नहीं। यदि होता तब भी नहीं दिया जाता। अब हम आते हैं सीधे उनके शेष लाभ पर। इसके लिए हमें क्रेडिट वाले लाभ में से हमें नीतू के ऋण को 240 रुपये को घटा देना है, अर्थात 5,240 से 240 रुपया घटाएंगे तो यह बचता है शेष लाभ 5,000 रुपया। यह शुद्ध लाभ कहलाएगा और यह नीतू और रानू को बांट दिया जाएगा। चूंकि समझौते का अभाव है, अतः यह लाभ उनके पूंजी खाते में समान अनुपात में विभाजित करते हुए क्रेडिट किया जाएगा। तो 5,000 को हम बराबर बराबर 2 भागों में बांट देंगे, अर्थात 1:1 में बांटेंगे, तो यह हो जाएगा 2,500 रुपया नीतू के लिए और 2,500 रुपया रानू के लिए। इस प्रकार से हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखा, जबकि साझेदारों के मध्य किसी तरह का कोई समझौता नहीं था। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ये 2 वर्षों के आंकड़े हैं, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। तो लाभ हानि खाता दिया है 31 मार्च 2017 का 1,20,000 रुपया और 31 मार्च 2018 में है 1,10,000 रुपया। देनदार दिए हैं 31 मार्च 2017 में 62,000 और 31 मार्च 18 में 50,000। अदत्त किराया 42,000 और 24,000। पूर्व दत्त बीमा 4,000 और 8,000। लेनदार है 38,000 और 26,000 और ख्याति दी है 80,000 और 76,000। आइए हम संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों वर्षों के लाभ का अंतर लेंगे। तो यहाँ पर गत वर्ष का लाभ यानी 2017 का लाभ दिया है 1,10,000 रुपया और चालू वर्ष अर्थात 2018 का लाभ दिया है 1,20,000 रुपया। तो इस प्रकार से 10,000 रुपये लाभ की
वृद्धि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होती है। अब इसमें हम गैर नगद मद एवं हानियों को जोड़ेंगे। तो इसमें ख्याति का अपलेखन हुआ है। यहाँ आप देखिए प्रश्न में ख्याति 31 मार्च 2017 में 80,000 थी और 31 मार्च 2018 को यानी चालू वर्ष में 76,000 रुपया हो गई। तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ख्याति में 4,000 रुपये का जो अपलेखन हुआ है अर्थात कमी आई है, इसे हम गैर नगद व्ययों में जोड़ेंगे 4,000 रुपया। इसके पश्चात हम मदानुसार जैसी स्थिति होगी वैसे हम चालू संपत्तियों चालू दायित्व में कमी और वृद्धि को समायोजित करेंगे। तो हमें चालू संपत्तियों में कमी को जोड़ना है और चालू संपत्तियों में वृद्धि को घटाना है। इसके विपरीत चालू दायित्वों में कमी को घटाना है और चालू दायित्वों में वृद्धि को जोड़ना है। तो इसमें देनदार देखें आप, देनदार 62,000 से 50,000 हो गया, मतलब देनदारों में कमी आई है। देनदार चालू संपत्तियां हैं इसलिए इसे हम जोड़ेंगे। अदत्त किराया चालू दायित्व है जो कि 42,000 से 24,000 रुपया हुआ है। यहाँ पर अदत्त किराया मतलब चालू दायित्व में कमी आई है इसलिए इसको हम घटाएंगे। इसके बाद पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त बीमा 4,000 से 8,000 हो गया है बढ़ करके। पूर्वदत्त बीमा चालू संपत्ति है, चालू संपत्तियों में वृद्धि हुई है अतः इसको हम घटाएंगे। लेनदार चालू दायित्व है, 38,000 से 26,000 हो गया है। तो लेनदारों में अर्थात चालू दायित्वों में कमी हुई है जिसे हम घटाएंगे। अब इस तरह आप देखेंगे 14,000 में हमने जो प्लस वाली अमाउंट्स हैं वो 12,000 है और माइनस वाली 18,000, 12,000 और 4,000 है। तो माइनस वाला टोटल करेंगे हम जो कि हो जाएगा 34,000 और इसमें से 12,000 जो प्लस का है इसको हम घटा देंगे। तो ये बचता है 22,000 जो कि माइनस में है और अब 14,000 प्लस वाले में से हम 22,000 रुपया माइनस का घटाएंगे तो माइनस 8,000 रुपया बचेगा। ये संचालन क्रियाओं से हानि 8,000 रुपये की आती है। तो इस कमल लिमिटेड ने 8,013% ऋण पत्र 100 रुपये वाले निर्गमित किए। इन ऋण पत्रों पर समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर आप देखें कि कंपनी ने 8,000 ऋण पत्रों पर जो कि एक ऋण पत्र 100 रुपये का है संपूर्ण रकम एक साथ प्राप्त की है। तो यहाँ पर समूल पर निर्गमन हुआ है। तो कंपनी को प्राप्त होने वाली जो रकम है वह 8,000 ऋण पत्रों पर 100 रुपये की दर से 8 लाख रुपया प्राप्त होती है। तो इस संबंध में हम प्रविष्टि करेंगे। बैंक खाता डेबिट 13% ऋण पत्र धारियों के खाते से और इसके बाद दूसरी प्रविष्टि हो जाएगी 13% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट 13% ऋण पत्र खाते से। यह स्थानांतरण की प्रविष्टि होगी। प्रश्न इस तरह से है, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 3,010% ऋण पत्र निर्गमित किए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋण पत्र 15% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों और संपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई हो। तो यहाँ पर आप देखें 100 रुपये के ऋण पत्र को 15 रुपया अतिरिक्त जिसे हम प्रीमियम कहते हैं इस पर निर्गमित किया गया है। तो एक ऋण पत्र पर प्राप्त होने वाली रकम 115 रुपया हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ होता है और प्रीमियम अंकित मूल्य में जुड़ती है। इस तरह से ऋण पत्र का जो निर्गमन मूल्य है वह 115 रुपया होगा। 3,000 ऋण पत्रों पर प्राप्त होने वाली जो रकम है वह 3,000 ऋण पत्र गुणित 115 के हिसाब से ये हो जाती है 3,45,000 रुपया। पहली मेथड में बैंक खाता डेबिट 3,45,000 रुपये से और 10% ऋण पत्र धारियों के खाते से 3,45,000 रुपया और इसकी दूसरी प्रविष्टि हो जाएगी 10% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट 10% ऋण पत्र खाते से प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते से। यहाँ पर ऋण पत्र धारियों के खाते को हमने 3,45,000 रुपये से डेबिट किया है
और ऋणपत्र खाते को हम यहाँ पर 3 लाख से और प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को 45,000 से क्रेडिट करेंगे। सतनाम लिमिटेड ने जीवा लिमिटेड से एक मशीन 25,000 रुपये में क्रय की। कंपनी ने जीवा लिमिटेड को 100 रुपये वाले 250 ऋणपत्र निर्गमित किए। जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मशीन खरीदने की एंट्री करेंगे, जो इस तरह से होगी। मशीन खाता डेबिट 25,000 रुपये से और जीवा लिमिटेड से 25,000 रुपया, यह मशीन खरीदने की एंट्री हुई। अब 25,000 के मूल्य के लिए सतनाम लिमिटेड जीवा लिमिटेड को 100 रुपये वाले ऋणपत्रों का निर्गमन करेगी। 25,000 रुपये के बराबर ऋणपत्रों का निर्गमन करने के लिए 100 रुपये वाले कुल 250 ऋणपत्र होंगे, जो कि समूल पर निर्गमित किए जाना है। अतः इसकी प्रविष्टि होगी जीवा लिमिटेड डेबिट ऋणपत्र खाते से 25,000 रुपया, 100 रुपये वाले 250 ऋणपत्र समूल पर निर्गमित किए गए। तो इस तरह से ऋणपत्रों का निर्गमन क्रय प्रतिफल के बदले जब किया जाता है तो ये प्रविष्टियां होंगी, जिन्हें आप ध्यान में रखें। एक कंपनी ने 3,000 समता अंश 10 रुपया वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। अनुज, जिसके पास 200 अंश थे, ने 3 रुपया प्रति अंश की दर से अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। सभी हरित अंशों को 12 रुपया प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया गया। हरण एवं पुनर्निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न को हल करने के पहले हमें यह जानना होगा कि चूंकि कंपनी ने प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया है, तो क्या कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी है? तो यहाँ पर केवल अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी है। तो ध्यान रखिए, जब कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो जाती है तो हरण का लेखा सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण के लेखे के समान होगा, अर्थात यहाँ पर प्रीमियम का कोई लेखा नहीं होगा। हाँ, यदि प्रीमियम की रकम कंपनी को प्राप्त नहीं होती है तो फिर हम प्रतिभूति प्रीमियम खाते को डेबिट करते हैं, क्योंकि यह कंपनी के लिए हानि हो जाती है। प्राप्त प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है और जो प्रीमियम कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है वह कंपनी के लिए हानि होती है, अतः हानि को हम डेबिट करते हैं। अतः प्राप्त न होने वाली प्रीमियम का लेखा हम डेबिट में करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी है, अतः हम यहाँ पर प्रीमियम का लेखा नहीं करेंगे, केवल सम मूल्य पर हरण किए गए अंशों के समान इस प्रश्न को हल किया जाएगा। इस प्रश्न में कंपनी ने 200 अंशों पर 10 रुपया प्रति अंश मांगे थे, अतः मांगी गई कुल रकम से अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर रकम हो जाएगी 200 अंशों पर 10 रुपये की दर से 2,000 रुपया अंश पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा। अब कंपनी को अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई है, अतः कंपनी अंश याचना खाते को क्रेडिट करेगी। 200 अंशों पर 3 रुपया प्रति अंश कंपनी को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर 600 रुपया अंश अंतिम याचना खाता हम क्रेडिट करेंगे 600 रुपया। तो कंपनी को जो रकम प्राप्त हो चुकी है, अर्थात कंपनी को 7 रुपया प्राप्त हो चुके हैं 10 रुपये में से, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाने वाली रकम को हम अंशहरण खाते में ले जाएंगे। तो 7 रुपये के हिसाब से 200 अंशों पर 1400 रुपया अंशहरण खाते में क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी ने हरण किए गए अंशों को 12 रुपया प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया है। तो ध्यान रखें, जब कंपनी अंशों का पुनर्निर्गमन करती है तो संपूर्ण रकम एक साथ प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर 200 अंशों पर कंपनी को कुल 2400 रुपया प्राप्त होते हैं। इस तरह कंपनी बैंक खाता डेबिट करेगी 2400 रुपये से। अब कंपनी अंश पूंजी खाते को क्रेडिट करेगी, जो कि उसके अंकित मूल्य से होगा, अर्थात 10 रुपये से होगी। अंश पूंजी खाते को कंपनी 200 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये में क्रेडिट करेगी। अब कंपनी चूंकि 2 रुपया अतिरिक्त रकम लेती है, इसे प्रतिभूति प्रीमियम खाते को क्रेडिट किया जाएगा और ये 200 अंशों पर कुल 400 रुपया होते हैं। अब पुनर्निर्गमन से संबंधित तीसरा और जो अंतिम लेखा किया जाता है
वह है अंशहरण खाते के आधिक्य को पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित करने पर। तो यहाँ पर अंशहरण खाते की जो रकम है 1400 रुपया, यह पूरी की पूरी रकम पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित की जाएगी और प्रविष्टि इस तरह से होगी, अंशहरण खाता डेबिट 1400 रुपया पूंजी संचय खाते से।